हेलो स्टूडेंट्स, आइए उषा कविता जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इसको पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अर्थात हमें ये बताना है कि कविता में ऐसे कौन से उपमान दिए गए हैं जिनको देखकर पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि यह जो कविता है इसमें ग्रामीण परिवेश की झलक हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जब हम कविता को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कवि ने जो उपमान दिए हैं, कवि ने प्रातःकाल से पूर्व जो उषा काल का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह वर्णन उस वर्णन की जो उपमा उन्होंने की है वो सब ग्रामीण परिवेश के ही शब्द चित्र हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जब वो ऐसा कहते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो राख है वह सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रामीण परिवेश में ही मिल सकती है देखने के लिए, या वहाँ के लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। शहरों के लोग हो सकता है राख को जानते भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है जानते तो हो लेकिन उसका प्रयोग ना करते हो। क्यों? क्योंकि शहरों में मशीनरी का युग है और वहाँ अलग अलग तरह की मशीनों का प्रयोग कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि गांव में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है तो शहरों में गैस पर, इंडक्शन चूल्हे पर, इन पर रोटियां बनाई जाती हैं, खाना बनाया जाता है। तो ये गैस पर और इंडक्शन चूल्हे पर या किसी भी इस तरह के यदि उपकरण हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें राख की आवश्यकता कहीं भी नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो राख का प्रयोग कवि ने किया है यह ग्रामीण शब्द चित्र ही है। इसको उन्होंने ग्रामीण परिवेश से ही लिया है। दूसरी जो उपमा दी है यही कही कि दूसरे बिंब में कवि ने बताया है कि काली स्लेट पर कि जो काली स्लेट पर किसी ने खड़िया चौक मल दी हो, अर्थात जो हमारी स्लेट है वो पत्थर की काले रंग की होती है और किसी ने उस पर लाल चौक मल दी हो, अर्थात लाल चौक को घिस दिया हो। तो जो स्लेट होती है वो भी ग्रामीण परिवेश की ही चीज़ है। गांव के बच्चे ही स्लेट पर कार्य करते हैं, लेकिन हमने शहरों में हमारे बच्चे जो वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें स्लेट के बारे में पता भी नहीं होता और वो स्लेट की जानकारी नहीं रखते। तो जो स्लेट है वो भी ग्रामीण परिवेश का शब्द है। कवि ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ों के बारे में इस कविता में जिक्र किया है, उन्होंने उसे बताने का प्रयास किया है। साथ ही तीसरे बिंब में कवि ने काली सिल से इसकी तुलना की है। काली सिल अर्थात जो सिल है वो भी गांव में ही प्रयोग की जाती है। शहरों के लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं होता। शहरों के लोग मिक्सी का प्रयोग करते हैं, मिक्सी में मसाले पीसते हैं, मिक्सी में चटनी पीसते हैं, या बाकी जो सारे कार्य सिल से किए जाते हैं। शहरों के लोग वो सारे जो कार्य हैं वो मशीनों से करते हैं, मिक्सी से कर लिया या अन्य किसी और उपकरण से कर लिया, तो उन्हें सिल के बारे में अंदाज़ा ही नहीं होता, सिल का प्रयोग करना नहीं आता, और यदि आता भी है तो उन्होंने उसका प्रयोग छोड़ दिया है। तो इस तरह उन्होंने किया है। अब हम यदि देखें कि इसमें ग्रामीण परिवेश को कैसे सम्मिलित किया गया है, तो यदि हम बारीकी से ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि शहर में रहने वाले लोगों और विशेषकर बच्चों को चौके के बारे में या चूल्हे के बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि चूल्हा होता क्या है। जब से उन्होंने जन्म लिया है, वो बड़े हुए हैं, उन्होंने गैस, स्टोव और इंडक्शन चूल्हे ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो उन्हें चूल्हे के बारे में जानकारी ही नहीं है। दूसरी ओर यदि वो सिल की बात करते हैं तो सिल के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने
मिक्सी जैसे उपकरणों का प्रयोग होते देखा है, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये सारे कार्य होते ही मिक्सी से हैं। तीसरी चीज़, यदि हम स्लेट की बात करते हैं तो स्लेट की स्थिति ऐसी आती है कि जो स्लेट है वो शहर के बच्चों का, उससे कभी कोई कार्य ही नहीं हुआ। स्लेट शहरी बच्चों को प्रयोग नहीं कराई जाती, इसलिए उन्हें स्लेट का ज्ञान ही नहीं है। वह सारा कार्य रजिस्टर पर करते हैं तो या कंप्यूटर पर करते हैं, लैपटॉप पर करते हैं, तो उन्हें उन सारी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें उन बच्चों को मालूम होती है, उन लोगों को मालूम होती है जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित होते हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो गांवों के बारे में जानते हैं या गांवों से शहर आ गए हैं, उन लोगों को तो मालूम होती है। अन्यथा शहर में रहने वाले लोगों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए कवि ने कहा है कि यह जो कविता है इसमें प्रयोग किए गए सारे उपमान जो है वो ग्रामीण परिवेश से ही लिए गए हैं, और जिसका एक अच्छा प्रयास कवि ने किया है कि इस कविता के माध्यम से ही सही लेकिन शहर के बच्चों को भी उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। अगला प्रश्न आता है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, बताइए। अब हमें ये बताना है कि दो पंक्तियों के बीच जो विराम चिन्ह आते हैं, जो कोष्ठक आते हैं, जो खाली स्थान दिया जाता है, उनका भी क्या महत्व होता है इस कविता, किसी भी कविता में। क्या उनको वो जाने अनजाने होती है या उनको एक विशेष अर्थ प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ कवि बताते हैं कि कोष्ठक में वो पंक्तियाँ दी हुई होती हैं जिनकी जानकारी कवि हमें देना चाहते हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहते, स्पष्ट रूप से लाना नहीं चाहते, तो उन पंक्तियों को कोष्ठक में रख दिया जाता है। जैसे कि चौके के बारे में बता रहे थे, साथ ही उन्होंने लिखा है अभी गीला पड़ा है। गीला क्या पड़ा है? चौका। अर्थात इसके माध्यम से उन्होंने चौके की या राख से लिपे होने की विशेषता को दर्शाया है। साथ ही वातावरण में होने वाली नमी को भी उन्होंने बताया है कि वातावरण में किस तरह नमी फैली हुई है। प्रातःकाल नहीं हुआ है, रात्रि में जितनी ओस गिरी है वो ओस वातावरण में नमी फैला रही है और उस नमी का भी अपना कोई स्थान है, ऐसा कहकर कवि ने इस बात को दर्शाया है। अब विराम चिन्ह की बात आती है, तो विराम चिन्ह इस कविता में मात्र एक ही जगह आया है, अभी गीला पड़ा है। अर्थात यह बताता है कि यहाँ पर यह बात पूरी हो गई है और अब बात जो है वो किसी दूसरे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगी। तो कवि ने यहाँ बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने से पहले विराम चिन्ह दिया है, अर्थात जो वो कहना चाहते थे वो बात वहाँ पूरी हो गई है, वो समझा चुके हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर विराम चिन्ह दिया है और उसके बाद अपनी आगे आने वाली बात को कहने का प्रयास किया है। तो यह हमें विराम चिन्ह के माध्यम से ही पता चलता है। तो यदि कहीं कविता में विराम चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होता है या कहीं कुछ गैप दिया या स्पेस दिया होता है, कोई स्थान रिक्त छोड़ा जाता है या कुछ पंक्ति कोष्ठक में दी हुई होती है, तो उनका अपना विशेष महत्व होता है और उस विशेष महत्व को हम तभी जान सकते हैं जब हम उस कविता को पढ़ते हैं। तो इन प्रश्नों के साथ हम अब आगे देखते हैं अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न। जैसे कि कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश में आए हुए परिवर्तनों के किस रूप को देखा है। अर्थात कवि ने आसमान में आने वाले जो परिवर्तन हैं, जैसे आसमान का स्लेटी हो जाना, फिर उसके बाद उसमें लालिमा फैल जाना, इन सारे परिवर्तनों को उन्होंने देखा है और उन परिवर्तनों को बदलते रूप में भी देखा है। उन्होंने देखा है कि प्रातः काल में प्रकृति किस तरह रूप परिवर्तित करती है, किस तरह पहले गहरा अंधकार था, उसके बाद वहाँ पर वो जो आसमान था उसका रंग स्लेटी हो गया और उसके बाद आसमान में लालिमा छा गई
और लालिमा छा जाने के बाद फिर क्या हुआ, सूर्योदय हो गया और आसमान में से सूर्य की किरणें धरती पर आने लगी और सारे धरती पर, सारे संसार में अपना प्रकाश फैलाने लगी। तो इस तरह वो जो परिवर्तन प्रकृति में हुए हैं, कवि ने उन्हें देखा और उसके बाद हमारे सामने उसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न आता है, अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या आशय है। अभी गीला पड़ा है अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि जो राख से लिपा हुआ चौका है वो अभी सूखा नहीं है, अर्थात उसका दोबारा से प्रयोग अभी नहीं किया जा सकता, वह दोबारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। वही स्थिति आसमान की भी है। आसमान में नमी फैली हुई है, आसमान में जो ओस गिरी थी रात्रि भर, उसकी ओस का गीलापन है और आसमान में जैसे जैसे वो गीलापन कम होगा वैसे वैसे वो प्रकृति नए नए रूप बदलेगी और अलग रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत होगी। अगला प्रश्न आता है, काले सिल पर लाल केसर मलने से किस दृश्य का चित्रण होता है। काले सिल पर लाल केसर मलने से हमारे सामने वह दृश्य उत्पन्न होता है जब क्षितिज पर, क्षितिज अर्थात जहाँ जब हम दूर देखते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई होती, इमारतें नहीं होती हैं, वहाँ पर यदि हम दूर तक देखें तो हमें दूर, बहुत दूर देखने पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वह स्थान क्षितिज कहलाता है। तो कहते हैं कि जब दूर क्षितिज पर लालिमा फैली हुई दिखाई देती है, अर्थात सूर्य पूर्ण रूप से उदय होने से पहले आसमान में जो लालिमा फैलाता है, वह लालिमा जब हमें क्षितिज पर दिखाई देती है तो वो जो स्थिति है उसको कवि ने काली सिल पर लाल केसर के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह काली सिल पर यदि लाल केसर को पीस दिया जाए, फिर उसे धो दिया जाए तो वो लाल रंग पानी के साथ फैल जाता है। वही स्थिति दूर क्षितिज पर फैली हुई आसमान से सूर्य की जो लालिमा है उसके बारे में उन्होंने हमें बताती है। अब इसका आता है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। सौंदर्य बोध प्रश्न है, इसमें आता है उपमा अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। उपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग कवि ने हमें सूर्योदय को समझाने के लिए किया है। उन्होंने हमें बहुत सारी उपमाएं दी है, जैसे राख से लेपे हुए चौके की उपमा दी है, आसमान का स्लेटी रंग दिखाने के लिए। उसके बाद उन्होंने हमें उसकी काली सिल पर लाल केसर पीसने के बाद जब उसे धोया तो उसकी लाल रंग के फैलने से उन्होंने हमें आसमान में फैली हुई लालिमा के बारे में बताया है। तो कवि ने हमें यहाँ उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग करके इस कविता को समझाने में हमें मदद की है कि हम कविता को अच्छे से समझ सकें, हम उस समय के वर्णन के बारे में जान सकें जिसके बारे में सामान्यतः हमें जानकारी नहीं होती है। अगला प्रश्न आता है, इसका हमें भाव सौंदर्य बताना है। तो भाव सौंदर्य में हमारा उसका अर्थ आता है, जैसा कि मैं इस कविता के भाग 1 में बता चुकी हूँ आपको। तो उसमें हमें उसका सारा वर्णन करना होता है। इसके अलावा आता है इसका शिल्प सौंदर्य बताना है। तो शिल्प सौंदर्य में हमें बताना है कि कवि ने इसमें बहुत सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। बिल्कुल साधारण भाषा है जो समझने में बहुत आसान है। जो अलंकारों का प्रयोग किया है वो यथासंभव यथास्थान किया गया है। अनेकों अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनेक अलंकारों की छटा है। दूसरा, इसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया है, जिससे ये कविता हमें समझने में सहज हो जाती है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें इस कविता को समझाने का प्रयास किया है और कवि का जो ये वर्णन है उषा कविता में, ये बहुत ही सजीव और मनोहारी है। इस वर्णन को पढ़ लेने के बाद हमें प्रातःकाल के अनेकों नए नए रंग बदलते स्वरूप के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम उसे जान पाते हैं कि किस तरह
एक सामान्यतः जो हम सूर्योदय के बारे में जानते हैं कि किस तरह सूर्योदय होता है, उससे हटकर कवि ने वास्तविक रूप में सूर्योदय या सूर्योदय से पहले क्या प्रकृति में घटित होता है उसके बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।